नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस पीआरटी की रिक्रूटमेंट का आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो आ चुकी है। आपको पता चल ही गया होगा, DSSB की तरफ से प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है। तो इस रिक्रूटमेंट का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्राइमरी की जो रिक्रूटमेंट जनरली हमें स्टेट्स में देखने को मिलती है, या तो केंद्रीय विद्यालय में देखने को मिलती है, या फिर उसके बाद एक अच्छी रिक्रूटमेंट अगर मानी जाए तो वो DSSB में देखने को मिलती है। तो केवी में 2022 के बाद रिक्रूटमेंट नहीं आई है। स्टेट गवर्नमेंट्स का बुरा हाल है, जैसे कि यूपी में प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट 7 सालों से नहीं आई है। अलग अलग स्टेट्स में इस प्रकार का हाल है। हरियाणा में भी कुछ इस प्रकार से ही है, राजस्थान में होती रहती है, एमपी में अब चल रही है, बाकी एमपी में भी इस प्रकार से ही था मामला। तो इस जो रिक्रूटमेंट का DSSB का काफ़ी समय से इंतज़ार था लोगों को, तो देख लेते हैं। तो कुल 1080 पदों पर ये भर्ती आई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जिसमें यूआर के आपके 502 पद हैं, और ओबीसी के 306, एससी के 166, एसटी के 69 और ईडब्ल्यूएस के 137 पोस्ट है। पीडब्ल्यूबीडी के आपके 61 पद हैं। तो इसकी जो फॉर्म शुरू होने की डेट है वो आपका 17 सितंबर है। 17 सितंबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, और 16 अक्टूबर इसकी फॉर्म भरने की आपकी लास्ट डेट रहेगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसमें देखिए, सबसे मेन बात है आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन के लिए आपका सेम वही है जो पहले रहता है। 10+2 होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि वो DLED हो सकता है, ETT हो सकता है, JBT हो सकता है, BTC हो सकता है, कुछ भी। या तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी हो, उसके साथ BLED का रखा हो 4 साल का, या आपने जो स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। देखिए यहाँ पे आपने सीनियर सेकेंडरी के साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन करा हो, स्पेशल एजुकेशन, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ जैसे यूपी में होता है कि ग्रेजुएशन के बाद BTC होती है, तो ग्रेजुएशन के बाद BTC या DLED क्या हो, वो भी इसमें एलिजिबल है। साथ ही आपके पास CTET पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर जोड़ी गई है, वो ये है कि आपके पास 10th क्लास में हिंदी, उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश एक विषय के रूप में रहा हो। इसके साथ साथ जो हमारा क्राइटेरिया है यहाँ पे 50% वाला सीनियर सेकेंडरी में, देखिए सीनियर सेकेंडरी वाला है तो 50% क्राइटेरिया होना चाहिए, बाकी ग्रेजुएशन है तो आपका वहाँ पे परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है। और यहाँ पे 5% का एज रिलैक्सेशन है SC ST OBC और PH कैंडिडेट्स को। और इसमें जो आपका पे लेवल 6 की जॉब होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें उम्मीद थी कि एज रिलैक्सेशन वगैरह कुछ शायद मिल जाए वीमेन कैंडिडेट को या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपका जो एज है वो आपका 30 ईयर्स ही है। 30 ईयर्स से ज़्यादा अगर आप हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स ही है। इसके साथ साथ सेम यही पोस्ट आपकी NDMC में भी है। जो ऊपर वाली जो पोस्ट है वो आपकी DOE है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की, और अगली वाली जो पोस्ट है ये NDMC की है। तो NDMC में भी आपका सेम वही है कि 12th पास हो और 2 साल का डिप्लोमा हो एजुकेशन में, चाहे वो JBT, ETT, BTC, डाइट या किसी और नाम से भी जाना जा सकता है, वो हो तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे एक अलग कंडीशन है जो कि उससे अलग है। यहाँ पे बोला गया है कि आपने 10th क्लास में हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो। तो अगर किसी बंदे ने 10th क्लास में हिंदी नहीं पढ़ा है, तो सपोज़ कोई बंदा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, उसने 10th क्लास में हिंदी नहीं पढ़ा है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ आपके जो CTET है वो पेपर 1 होना चाहिए। सेम वही पे लेवल 6 की जॉब है, और एज लिमिट आपकी इसमें भी 30 ईयर्स ही है। उसके अलावा जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको मैंने बता ही दिया है, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग की डेट आपकी 17 सितंबर है, और लास्ट डेट आपकी 16 अक्टूबर है। 100 रुपये आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहेगी। और हाँ, जो आपकी
जो कट ऑफ डेट है या जो बाकी सभी चीज़ों की जो आपके डॉक्यूमेंट देखे जाने की जो डेट है वो आपकी 16 अक्टूबर रहेगी, यानी कि 16 अक्टूबर के बाद का आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। इसके बारे में अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपका देखिए 200 नंबर का पेपर होना है और इसमें जो आपका सेक्शन ए है तो वो सेम वही है जो आपका DSSB के एग्ज़ाम्स में होता है, जनरल पेपर। उसमें आपका रीजनिंग 20 नंबर, जीके 20 नंबर, मैथ 20 नंबर, इंग्लिश 20 नंबर और मैथ 20 नंबर होता है, हिंदी 20 नंबर होता है। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका है, अभी जो हाल ही में पेपर हुए हैं DSSB के, सेम उनके क्वेश्चंस को जो है आप रट डालो, मतलब एकदम सारे पेपर कर डालो, आपका ये क्वेश्चन जो हो जाएगा सेगमेंट हो जाएगा इजीली। दूसरा आपका जो ये सेगमेंट है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है। तो इसमें आप देखेंगे कि MCQ ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन NCT करिकुलम रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट, यानी कि आपका ये पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आने हैं 100 नंबर के। 200 नंबर का आपका पेपर होना है, 2 घंटा आपका टाइम रहना है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो DSSB के जो ये PRT के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपका टीचिंग पेडागोजी वाला, तो उसमें NIOS के जो 1.5 साल वाला DLED कराया गया था उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप ये DSSB की तैयारी करें PRT की, तो NIOS के जो नोट्स हैं वो किसी भी टीचर के द्वारा बनाए हुए नोट्स हो सकते हैं, या NIOS के मॉड्यूल आप सीधे डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट से जाके, अलग अलग वेबसाइट पे वो मिल जाते हैं। हम भी टेलीग्राम चैनल पर अपने शेयर कर देंगे NIOS के DLED के जो मॉड्यूल्स हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा रिसोर्सेज हैं, तो उनको आप थोरोली स्टडी करें। उसके अलावा अगर आप किसी से कोचिंग बैच वैच लेना चाहते हैं तो वो अलग बात है, बाकी वो एक मस्ट रिसोर्स है कि वो आपको पढ़ना ही है अगर DSSB का PRT का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है। बाकी इसकी तैयारी कैसे करनी है इसके ऊपर थोड़ा सा हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी ये सिर्फ उससे रिलेटेड है आपके नोटिफिकेशन से, तो इस वीडियो को लंबा नहीं करना है। तो ये है। इसके अलावा आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 की, और इसके अलावा हाँ, इसमें आपका जो पेपर सेक्शन बी है उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि इतने नंबर आपको लाने ही हैं। जनरल के लिए 40%, यानी कि 100 में से 40 नंबर लाना कंपलसरी, OBC के लिए 35, SC/ST के लिए 30। देखो रिजर्वेशन बेनिफिट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू SC, ST, OBC, EWS, PWS एंड स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट रूल्स ऑर्डर सर्कुलर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT, Delhi DOPT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कैंडिडेट्स has to select the particular category when applying only. No request of change of category will be entertained at later stage. Board makes selection of the candidates pursuant of vacancy reported this कट ऑफ डेट ऑफ क्लोजिंग। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कट ऑफ डेट आपकी 16 अक्टूबर रहने वाली है। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, आपका EWS सर्टिफिकेट हो, OBC हो, SC/ST हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, या आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट हो, अगर 16 अक्टूबर के बाद का है तो आपको तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय निकाल दिया जाएगा। स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है ये कट ऑफ डेट। इसमें ये KVS NVS की DV की तरह नहीं है कि आपने बाद में भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवा दिया और ये ले गए, EWS बाद में बनवा लिया, ले गए, आपको अलाउ कर दिया। नहीं, इसमें अलाउ नहीं किया जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए 16 अक्टूबर के पहले का होना चाहिए। नहीं तो अगर आपने 17 अक्टूबर को कोई डॉक्यूमेंट, सपोज़ आपने अपना आपका OBC 17 अक्टूबर को मिलता है, आपका EWS 17 अक्टूबर को मिलता है, तो आप एलिजिबल उसमें नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसको आपको बहुत सीरियसली इसको दिमाग में रखना है। और यहाँ पे जो OBC सर्टिफिकेट वाला मैटर है, मैं आपको बता देता हूँ कि OBC का जो आरक्षण है वो सिर्फ दिल्ली के रेसिडेंट्स को ही मिलेगा। देखिए इसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, OBC आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, दे मस्ट अप्लाई अंडर UR कैटेगरी। तो ओनली द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एज वैलिड सर्टिफिकेट फॉर ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ OBCs। तो OBC जो है वो दिल्ली का बंदा होना चाहिए। OBC का सर्टिफिकेट मतलब
रिजर्वेशन लेने के लिए। बाहर वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो ओबीसी, अगर कोई बाहर का बंदा है और वो ओबीसी में है तो उसको ओबीसी में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको यूआर ट्रीट किया जाएगा। A candidate belonging to ST who is selected on the same standard as applied to unreserved category and who appears in combined merit list is treated as own merit candidate. Such candidate is adjusted against unreserved point of reservation roster. Only such SC/ST OBC candidate who are selected on the same standard as applied to unreserved shall not be adjusted against reserved candidate. In other words, when a relaxed standard is applied in selecting SC/ST OBC candidate, for example, age limit, experience, qualification, extended zone of consideration larger than what is provided for unreserved category, that is are to be count against reserved vacancies, such candidate would be deemed to unavailable for consideration against unreserved vacancies. तो वही है, अगर आपने किसी भी प्रकार का बेनिफिट लिया है तो आपको अनरिजर्व में काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा ये है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ EWS के ऊपर। देखिए बाकी इसमें कुछ खास और है नहीं, क्योंकि EWS के ऊपर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को, तो थोड़ा सा रिजर्वेशन के ऊपर हम बात कर लेंगे। ये अलग अलग वो है पर एज लिमिट और ये अप्लाई करने का ORS का वो ऑफिस का ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये OBC सर्टिफिकेट वाला लेटर है। बस तो ये इस प्रकार से है। तो मैं अब थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि रिजर्वेशन वाला, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई बंदा अदर स्टेट का है या दिल्ली का है, अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो वो अनरिजर्व में ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, अगर कोई बंदा OBC का है तो वो अगर दिल्ली का रेसिडेंट है, दिल्ली की OBC लिस्ट में उसका कास्ट का नाम है और वो दिल्ली का ही स्थायी निवासी है, तो ही उसको OBC का रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ उसको OBC का रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। सपोज़ कोई यूपी का OBC वाला बंदा दिल्ली में अप्लाई करता है DSSB में, तो उसको OBC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। OBC का बेनिफिट लेने के लिए उसका दिल्ली का रेसिडेंट होना कंपलसरी है, ठीक है। तीसरा रिजर्वेशन आता है SC/ST वाला। तो SC/ST के लिए ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो दिल्ली का रेसिडेंट हो, पूरे भारत में आप कहीं के भी निवासी हों, अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप दिल्ली में SC/ST कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। तीसरी बात, चौथा रिजर्वेशन आता है आपका EWS। अब सबसे ज़्यादा अगर कन्फ्यूज़न होता है तो वो EWS के रिजर्वेशन में होता है। तो इसके ऊपर मैं आपको बात बताना चाहूँगा, इस नोटिफिकेशन को भी देख लीजिए, DSSB के किसी भी नोटिफिकेशन में देख लीजिए, अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है किसी चीज़ को, वो है OBC को, कि OBC रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए आपको दिल्ली का निवासी होना कंपलसरी है, दिल्ली के निवासियों को ही OBC का बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि ये क्लॉज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ओनली दिल्ली OBC दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वाइड लेटर दिस विल बी गिवन बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन अंडर OBC कैटेगरी, ठीक है ना। तो OBC कैटेगरी का बेनिफिट सिर्फ दिल्ली के OBC के कैंडिडेट्स को मिलता है और किसी को नहीं। बट अगर हम बात करें EWS की, तो EWS के मामले में देखिए कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको EWS दिल्ली का निवासी होना कंपलसरी है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मैंने DSSB की काफ़ी सारी गाइडलाइंस देखी है, दिल्ली गवर्नमेंट की भी काफ़ी सारी गाइडलाइंस देखी है, तो कहीं भी क्लियरली मेंशन देखने को नहीं मिलता है कि हाँ EWS का बेनिफिट लेना है तो उसको दिल्ली का निवासी होना कंपलसरी है। तो ये जो मामला है थोड़ा सा मतलब संदेहास्पद है। अब या तो इस चीज़ को मेंशन किया जाए नोटिफिकेशन में, जैसे OBC को मेंशन किया गया है, EWS को मेंशन नहीं किया गया है, तो अब सवाल ये उठता है कि आपको EWS कैटेगरी में अप्लाई करना है या नहीं करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए सीधी सी बात है कि अगर आप
यहाँ पे कहीं भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है कि हाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको दिल्ली का रेसिडेंट होना कंपलसरी है, तो आप सीधे सीधे अलग हो जाते। या कहीं पे ये क्लॉज लिखा होता कि देखिए कहीं पे भी नोटिफिकेशन में भी कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ दिल्ली के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा और किसी कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि दिल्ली के रेसिडेंट को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, रिजर्वेशन बेनिफिट जो है वो यहाँ पे 2 तरीके से गवर्न किए जाते हैं। पहली बात, ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि जो सर्कुलर्स इशू हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो सर्कुलर इशू हुए हैं, या डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो मतलब ऑर्डर्स इशू होते हैं वो इस पे फॉलो होते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के मैंने लेटर्स वगैरह देखे हैं, काफ़ी मैंने इस पे पीछे थोरोली स्टडी की थी, तो कहीं भी वहाँ पे स्पेसिफिकली ईडब्ल्यूएस के बारे में कहीं ये देखने को नहीं, ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट वगैरह इन्होंने शेयर किया है, ईडब्ल्यूएस बनाने का प्रोसीजर शेयर किया है, पर कहीं पे स्पेसिफिकली ये देखने को नहीं मिला है कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो पद होंगे उसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सिर्फ ईडब्ल्यूएस दिल्ली के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को मिलेगा। तो ऐसा शायद मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है, थोड़ा आप भी स्टडी कर सकते हैं, बट मैंने कहीं पर नहीं देखा है। उसमें बस ये प्रोसीजर्स है, ईडब्ल्यूएस कैसे बनना है, कहाँ से बनवाना है, क्या क्या उसके नियम कानून रहने वाले हैं, वो सब चीज़ें हैं, बट वो भी डायरेक्टली डीओपीटी की गाइडलाइंस को इन्होंने फॉलो किया है। तो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि दिल्ली के रेसिडेंट को होना चाहिए। तो आप अगर चाहें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ दिल्ली के कैंडिडेट्स को मिलेगा, दिल्ली के रेसिडेंट को मिलेगा। वो सिर्फ ओबीसी की कैटेगरी के मामले में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। अगर ऐसा कुछ अलग से लेटर आया होता कि नहीं ईडब्ल्यूएस भी हम दिल्ली के कैंडिडेट्स को लेंगे, तो यहाँ पे लिखा होता अलग से कि ईडब्ल्यूएस ओनली दिल्ली कैंडिडेट विल बी गिवन बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, जैसे ओबीसी के मामले में लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। दूसरा, इनकी गाइडलाइंस में भी कहीं पे जो अलग से मैंने देखा है उसमें भी कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रूल्स में बहुत वो है। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे जो DSSP की वेबसाइट पे नोटिसेस इशू किए जाते हैं कैंडिडेट्स को किसी कमी होने पर कि भाई तुम ये सर्टिफिकेट इशू की लाइए, वो सर्टिफिकेट लेके आइए, तो वो सारे बहुत सारे नोटिसेस देखे। तो उन नोटिसेस में भी मुझे कहीं पे ये वो वाला नोटिस नहीं मिला कि आप बाहर के ईडब्ल्यूएस है तो आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, ऐसा किसी कोर्ट केस। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता, कहीं परेशान करते, तो कोई कोर्ट केस होता ज़रूर, कोई ना कोई बंदा कोर्ट में जाता कि भाई हमें नहीं ले रहे हैं, नोटिफिकेशन में ये कहीं पे मेंशन नहीं करते हैं, तो कोर्ट केस होता। तो ऐसे किसी कोर्ट केस का भी हवाला देखने को नहीं मिलता है, मैंने जितना रिसर्च की है। तो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस के मामले में मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को नहीं हुए, जिस वजह से ये जो मामला है ये कभी लाइट में आता ही नहीं है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सेंट्रल वाला जो फॉर्मेट है, देखिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्मेट है। यूपी वाला जो फॉर्मेट है मैं हमेशा से बताता हूँ वो सेंट्रल जैसा है। तो यूपी वाला अगर आपका हिंदी का फॉर्मेट है तो उसको इंग्लिश वाले फॉर्मेट पे बनवा लीजिए आप, वो तहसील वाले बना देते हैं। हिंदी वाला फॉर्मेट अगर आपका बना हुआ है, आप उसको इंग्लिश वाले फॉर्मेट को लेके जाएंगे तो तहसीलदार उसी सेम सर्टिफिकेट नंबर पर आपका उस हिंदी वाले प्रमाण पत्र के आधार पे इंग्लिश वाले प्रमाण पत्र को भी जारी कर देता है। तो वो इंग्लिश वाला जो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, वो आप लोग बनवा लीजिए। जिन स्टेट्स में सेंट्रल का अलग ही बनता है, स्टेट का सर्टिफिकेट अलग, सेंट्रल का अलग बनता है, जैसे राजस्थान में, तो वो लोग अपना सेंट्रल वाला बनवा ले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और फिर उसके बाद आप अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाद में ऐसा कुछ होता है तो आप अगर किसी प्रकार का रिलैक्सेशन आपने नहीं लिया है मार्क्स वगैरह में, तो आपको यूआर में अगर कंसीडर किया जाता है तो वो बाद में यूआर में भी आप कंसीडर हो सकते हैं। बट बात वही है कि अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने ऐसा कुछ देखा है कि हाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसी को प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आप इस वीडियो पे मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ सर ऐसा नहीं है कि आप गलत बता रहे हैं, हमारे किसी के मामले में ऐसा कुछ हुआ था
तो उसमें दिक्कत हुई थी, तो वो मुझे ज़रूर मेंशन कर देना, जिससे कि आगे वाले कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल पाए। बाकी मुझे जितनी मेरी जानकारी है, मैंने जितनी रिसर्च की है, उसमें मैंने कहीं भी नहीं देखा है कि किसी अदर स्टेट EWS वाले को किसी मामले में प्रॉब्लम हुई है। बस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल वाला आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोग। इसके रिगार्डिंग और भी कोई सवाल होने पे आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपकी DSSP कैंडिडेट्स के लिए एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है DSSP एजुकेटर नाम से। उसमें DSSP से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है उसको मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप उसको जुड़कर जो भी DSSP से रिलेटेड जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा मेन चैनल है बेसिक एजुकेटर टेलीग्राम चैनल पर, उस पर आप जुड़ के जो भी टीचिंग से रिलेटेड जानकारियाँ हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कोई समस्या होने पे अपनी ग्रुप में क्वेरी भी लिख सकते हैं। आपके हर संभव मतलब जो भी सवाल है हर उसकी सहायता करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। और इस वीडियो को अपने जितने भी PRTS फ्रेंड साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पद कम है पर देखिए कुछ नहीं आ रहा था PRT वालों के लिए, उसके जगह पे कुछ आया है, तो कहीं ना कहीं 1000 लोगों को तो नौकरी लगेगी ना। तो या मान के चलिए कि अपॉर्चुनिटी तो है। तो जो भी PRTS फ्रेंड साथी हैं आपके, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग बेसिक एजुकेटर।